हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम फिर से एक नई वर्कशीट लेकर के आए हैं। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 यानी कि 5 को। आज की हमारी ये वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। आज हम जारी रखेंगे अपना ज्योग्राफी यानी भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो क्या होते हैं और संसाधनों का संरक्षण क्या होता है और क्यों और कैसे हम कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 5 यानी कि 5 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम ज्योग्राफी यानी भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं संसाधन एवं विकास। आज की दिनांक है 9 अक्टूबर 2020। हमने अब तक समझा कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। थोड़ा सा हमने समझने का प्रयास किया। अब पहली बात तो ये आती है कि ये संसाधन क्या होते हैं। दोबारा से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। कोई भी वस्तु, जैसे आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप जिस बेड या चेयर के ऊपर बैठे हो या आप जिस कमरे में बैठे हो, वहाँ पर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सभी संसाधन है, क्योंकि सारी वस्तुएं हमारे काम आने वाली है। या आप बाहर की तरफ भी अगर देखोगे घर से, तो जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो सभी उपयोगी ही आपको दिखेगा। तो वो सभी क्या है, संसाधन कहलाते हैं। अब ये जो संसाधन है वो सभी संसाधन एक जैसे नहीं है। इनमें से कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, आपने सौर ऊर्जा का प्रयोग किया, ओके, कुछ घरों में प्रयोग किया जाता है। सोलर प्लेट्स लगी होती है, आपने देखा होगा कि छतों पे अच्छे खासे घरों में लगी होती है। अब सौर ऊर्जा है, सोलर प्लेट से हम उससे क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उस ऊर्जा से हम पंखे चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना। और हम ऐसे उपयोग करेंगे तो क्या सूर्य की ऊर्जा कम हो जाएगी? नहीं होगी, कल भी सूर्य निकलेगा और ऐसे ही निकलेगा जैसा कि आज निकला है। तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनको हम कितना भी प्रयोग करें वो कम नहीं होने वाले। ऐसे ही जैसे हम बात करें भूमि संसाधन, हालांकि इसकी उपजाऊ क्षमता कम हो सकती है, लेकिन अगर ठीक से हम प्रयोग करें तो ये मिट्टी वैसी ही रहने वाली। या हम पवन की बात करें या जल की बात करें तो जल की मात्रा उतनी रहनी है। हालांकि प्रदूषण हो सकता है, प्रदूषित कर दिया तो गड़बड़ होगी, अदरवाइज ये उतना ही रहना है। तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जो हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधे हैं, काटेंगे उनको दोबारा भी लगाया जा सकता है ना। तो ये कुछ संसाधन कैसे हैं कि जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, और जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं या जिनको दोबारा पैदा किया जा सकता है उनको बोलते हैं हम नवीनीकरण योग्य संसाधन। ठीक है। इसके साथ दूसरे संसाधन और भी होते हैं जिनको हम केवल एक बार ही प्रयोग में ला सकते हैं, और एक बार अगर प्रयोग में लाए तो वो ख़त्म, और उनको दोबारा जल्दी उत्पादित नहीं किया जा सकता। पहली बात तो उनको उत्पादन नहीं हो सकता, और अगर हो भी सकता है तो उसको उत्पादन होने में लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। उनको बोलते हैं अनवीनीकरण योग्य संसाधन। ठीक है। तो दो हो गए ना। नवीनीकरण योग्य कौन से होते हैं? जिनको संसाधनों को हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं और जिनका दोबारा उत्पादन संभव है, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैसे पेड़ पौधे, ये नवीनीकरण योग्य संसाधन है। और अनवीनीकरण योग्य संसाधन वो होते हैं जिनको केवल हम एक बार प्रयोग करते हैं और उसके बाद वो ख़त्म। जैसे पेट्रोल की बात करें या कोयले को जलाया, राख बन गई, उसके बाद हम कितना ही आबड़ा कडाबड़ा मंत्र पढ़ लें, दोबारा कोयला बनेगा? नहीं बनने वाला, वो तो गायब। पेट्रोल ऐसा ही होता है। तो वो होते हैं अनवीनीकरण योग्य संसाधन। ठीक है। ये दोबारा तो बन सकते हैं, कोयला भी बन सकता है, पेट्रोलियम भी बन सकता है, लेकिन बनने में लाखों साल लग जाएंगे। तो इनको हम बोलेंगे अनवीनीकरण योग्य संसाधन। अंग्रेजी में नवीनीकरण योग्य जो संसाधन उनको बोलते हैं रिन्यूएबल, यानी कि उनको नया बनाया जा सकता है। और जो अनवीनीकरण योग्य संसाधन उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो अब हम जो नवीनीकरण और अनवीनीकरण योग्य संसाधन उनकी थोड़ी और बात करते हैं, थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। तो नवीनीकरण योग्य संसाधन कौन से हैं वो समझ में आ गए होंगे कि वे संसाधन जो शीघ्रता से जल्दी से नवीकृत यानी कि उनका दोबारा उत्पादन किया जा सकता है, उनको बोलेंगे नवीनीकरण योग्य संसाधन। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण योग्य संसाधन है
अगर उनको हम दोबारा तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लापरवाही नहीं कर सकते। जैसे कि जल, मिट्टी, वायु, वन, ये नवीनीकरण योग्य संसाधन है। लेकिन फिर भी अगर इनको हमने ऐसे ही लापरवाही से प्रयोग में लाते रहे, इनको प्रदूषित करते रहे, तो इनका भंडार है वो प्रभावित हो सकता है, इनकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इसकी क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। तो ये नहीं कि नवीनीकरण योग्य संसाधन ये ख़त्म ही नहीं होंगे, तो हम जैसे जो मर्जी मन में आए वैसे प्रयोग करेंगे, नहीं, इनको भी हमें समझ के साथ ही प्रयोग में लाना है। जैसे अगर मान लीजिए कि जल है, जल क्या है? नवीनीकरण योग्य संसाधन है। एक बार जल अगर गया तो समुद्र में जाएगा, समुद्र में जाएगा तो बारिश के रूप में वापस आएगा। ऐसे ही अगर वाष्पीकरण होगा तो भी बारिश के रूप में वापस आना है। लेकिन प्रदूषित अगर हो गया तो वो उपयोगित नहीं रहेगा। और मान लीजिए कि जल की कमी हो गई, पीने योग्य जल की कमी हो गई, तो क्या होगा? इससे जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो सूख जाएंगे। अगर वो सूख गए तो कई प्रकार की समस्या आएगी। जैसे जल, पानी है, महंगा हो जाएगा, दुकान पे बिकने लगेगा। जैसे पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं ना, शायद ऐसे ही जाना पड़ेगा फिर हमें जल लाने के लिए। अब जल जब महंगा हो जाएगा तो सोचिए कि जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। भोजन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि जब जल ही नहीं रहेगा तो फसलें कैसे होगी, कृषि कैसे होगी। और जल को लेकर के झगड़े होने लग जाएंगे कि तूने मेरा जल ले लिया। अब तो आप क्लास में जाते हो, एक दूसरे के साथ शेयर करते हो ना पानी, तब वैसा नहीं मिलने वाला। तो कई सारी समस्याएं आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जीना मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर अगर जल की कमी हो गई तो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अन्य प्राकृतिक संसाधनों की, जैसे कि पेड़ों की कटाई है लगातार, या भूमि की खुदाई की जाती है, तो इससे भी क्या होता है, ये प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण योग्य तो जरूर है, लेकिन इससे कई समस्याएं पैदा होती है। जैसे पेड़ों की कटाई से क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं बार बार आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा। अब जब पेड़ कट जाएंगे तो पता ही है कि जलवायु बदल जाएगी। अब पता ही नहीं चलेगा कब गर्मी होगी, कब सर्दी होगी, सब कुछ बदल जाएगा। बारिश या तो होगी नहीं तो सूखा पड़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा होगी तो बाढ़ आएगी। तो सब कुछ जो पृथ्वी पे जैसा चल रहा है वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो संसाधन है, चाहे वो नवीनीकरण योग्य है चाहे वो अनवीनीकरण योग्य है, उनको हमें सोच समझ कर प्रयोग में लाना है, ताकि हम उनको भविष्य के लिए बचा के रख सकें, ताकि हमारे लिए कोई बड़ी परेशानी ना आए। ठीक है, समझ में आया ना कि संसाधन क्या होते हैं, नवीनीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं, अनवीनीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं, और इनका संरक्षण क्यों ज़रूरी है। संरक्षण क्या होता है? सोच समझकर प्रयोग करना, उनको व्यर्थ बर्बाद न करना। आइए हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसी पर आधारित 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि मान लीजिए अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर मैंने नीचे भी दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। तो अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो गया तो पहली चीज़, जल महंगा हो जाएगा, ये बिकने लगेगा। दूसरा, जीवन मुश्किल हो जाएगा जल के बिना। तीसरा, भोजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जल से ही फसलें होती है, कृषि होती है। पांचवा, जल को लेकर के झगड़े बढ़ जाएंगे। तो ये प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया, अभी तक हमने समझा उस पर आधारित कि अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले गए तो क्या होगा। अगर वन समाप्त हो गए तो जो पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, धरती का तापमान बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जलवायु में बदलाव होंगे, कहीं पे सूखा आएगा तो कहीं पर बाढ़ आएगी, सब कुछ इधर से उधर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। यह सही है कि हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, और जैसे थोड़ा थोड़ा योगदान हम देंगे तभी संसाधनों का संरक्षण संभव है। क्योंकि सिर्फ सरकार उनको उपयोग में नहीं ला रही, उपयोग में कौन ला रहे हैं, उपयोग में तो हम लाते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वायु हो, चाहे आसपास का वातावरण हो। अगर हम अपने आसपास का वातावरण या अपने जो संसाधनों को प्रयोग में लाते हैं, अगर उनको हम ठीक कर दिया तो पूरी दुनिया ठीक हो गई। ओके, तो हम भी उन संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ उपाय दिए गए हैं कि कैसे हम योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और उपाय हम सोच करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले दिया गया है कि जल संरक्षण, कि जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ओके, इसके लिए पहला जो इन्होंने सुझाया हमें कि पीने के पानी को गाड़ी धोने या सड़क धोने के काम में नहीं लाना चाहिए। दूसरा, दैनिक कामों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय
पानी बेकार नहीं करना चाहिए। तीसरा, हमें ब्रश करते हुए या फिर हाथ धोते हुए नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा, हमें जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए। पांचवा, हमें वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। बारिश जब होती है तो छत का जो पानी है 1 या 2 मिनट का तो बहने दें, उसके बाद का पानी है वो पाइप के द्वारा हम टैंक, अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, जो पूरे वर्ष भर काम आएगा। तो वर्षा जल संग्रहण बहुत अच्छा उपाय है, वो भी किया जा सकता है। दूसरा, हमें बताया गया कि भूमि या मृदा का संरक्षण, भूमि या मिट्टी का जो संरक्षण है वो कैसे कर सकते हैं। जैसे भूमि, उपजाऊ भूमि है उसको कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाए। बंजर या कम उपजाऊ भूमि है उसका उपयोग हम मकान बनाने या उद्योग में करना चाहिए। इससे क्या होगा, उत्पादन अधिक होगा। तीसरा, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा जो तरीका है कि हमें जो भूमि प्रदूषण है उसको करने वाले कारकों पर रोक लगानी चाहिए। जिस भी कारणों से, जैसे उद्योग है उनके केमिकल से अगर ख़राब हो रही है ज़मीन तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, उसका कोई और तरीका निकालना चाहिए। पांचवा है, अति सिंचाई से भी भूमि खराब होती है, तो हमें अति सिंचाई है उसको भी नियंत्रित करना चाहिए। अति सिंचाई मतलब ज़्यादा पानी लगाना ज़मीन के ऊपर, और वो भी तब जब वो पानी उपयुक्त ना हो, जैसे लवणीय पानी हो। पंजाब में ज़मीनें ख़राब हो रही है, क्यों ख़राब हो रही है? अति सिंचाई के कारण, कि यहाँ की ज़मीनें हैं या जलवायु चावल के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन हम धक्के से लगे हुए हैं कि चावल ही पैदा करना है। ओके, तो ये था कि भूमि या मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वायु संरक्षण, यानी कि वायु प्रदूषण हो रहा है, तो वायु को कैसे हम शुद्ध रखें। यहाँ पे एक आपको समस्या आ रही होगी कि ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ तो उनको लिखें कैसे। मैंने तो तेज़ी से बोल दिए, तो आप इसको बैक कर सकते हो, बैक करके दोबारा वीडियो को सुन करके और पॉज करके आप इनको लिख सकते हो एक एक करके। उसके बाद वायु संरक्षण कैसे करें। पहला, प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को हमें जलाना नहीं चाहिए। हमें पौधे लगाना चाहिए और पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। पौधे लगाने चाहिए और पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं उन्हीं के द्वारा वातावरण की शुद्धिकरण होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। तीसरा जो तरीका है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ओके, इसके लिए हम जैसे सामाजिक जो वानिकी है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कृषि में पराली जलाई जाती है, तो उसके लिए भी किसानों को सरकार आर्थिक सहायता दे सकती है कि वो पराली जलाने की बजाय क्या करें, मिट्टी में ही, ज़मीन में ही मिला दें। हालांकि किसानों का खर्चा अधिक लगेगा, लेकिन उसके लिए पैसे कौन देगा, सरकार दे सकती है। साथ ही साथ हम लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं वायु के संरक्षण के लिए। उसके बाद वनों का संरक्षण, ये वायु संरक्षण से मिलता जुलता ही रहेगा। पहला तो यह कि हम कागज़ को न फाड़ा जाए, क्योंकि कागज़ किससे बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं, तो हमें कागज़ का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा, किसी के जन्मदिन पर हम पौधा उपहार में दें, इससे भी वनों का संरक्षण होगा। तीसरा तरीका ये है कि वनों की कटाई पर रोक होनी चाहिए, कि वनों की कटाई है वो तभी की जाए जब सरकार परमिशन दे। इसके लिए वन विभाग है उसको और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। जो चौथा तरीका है कि हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है। पांचवा जो तरीका है वो है कि सामाजिक वानिकी एक कार्यक्रम होता है, जिसमें सरकार, जो लोग पेड़ लगाते हैं उसके लिए पेड़ सरकार देती है, और सरकार उसके रखरखाव का भी खर्चा देती है। और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसका जो हिस्सा है, आधा हिस्सा सरकार के खाते में जाता है, आधा हिस्सा समाज के, यानी कि उस व्यक्ति के खाते में जाएगा। तो इससे जो लोग होंगे वो पेड़ों को बड़ा भी करेंगे, उसकी सुरक्षा भी करेंगे। तो ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है, इसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये था कि आज हमने पढ़ा कि संरक्षण कैसे कर सकते हैं, नवीनीकरण योग्य संसाधन और अनवीनीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए आज की हमारी वर्कशीट में, कुल 4 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है वही जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी आपको वर्कशीट में करना है। तो पहले जो ऊपर आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन दिया गया है कि अगर धरती पर पीने योग्य पानी यानी जल कम हो जाए तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो गया तो जीवन मुश्किल हो जाएगा, पानी बिकने लगेगा, अनाज की कमी हो जाएगी और पानी को लेकर झगड़े भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आपकी वर्कशीट के बीच में दिया गया था उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले गए तो क्या होगा। अगर धरती पर जंगल
समाप्त होते चले गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तथा सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं हैं वो भी आने लगेगी। अब हम आपकी जो एक्सरसाइज दी गई है, लास्ट में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि नवीनीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। जो नवीकरणीय या नवीनीकरणीय दोनों ही शब्द हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं तथा कम समय में पुनः उत्पादन हो सकता है, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जल, मिट्टी इत्यादि। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि पानी के दुरुपयोग को कैसे रोक सकते हैं। लोगों को जागरूक करके, पानी को व्यर्थ न बहाकर तथा वर्षा जल संग्रहण करके भी हम पानी के दुरुपयोग को रोक सकते हैं और पानी का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि जंगल के संरक्षण के लिए आपकी क्या सुझाव है। तो ऊपर भी दिए गए हैं, लेकिन हम कुछ और सुझाव देंगे जो ऊपर दिए गए उनके अलावा आप वो भी लिख सकते हो। तो जंगल के संरक्षण के लिए पहला है कि अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। दूसरा, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि लोगों को शामिल किया जाए पेड़ लगाने के कार्यक्रम में। तीसरा है पेड़ों की कटाई को हम रोकें, जो पेड़ पहले से लगे हुए हैं उनको भी कटने से रोकना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 4th, वो दिया गया कि भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है। हमने पूरे इस वर्कशीट में बात की कि संसाधनों की बचत करनी चाहिए। तो क्यों करनी चाहिए? पहला, संसाधन विकास का आधार है। अगर संसाधन नहीं रहे तो विकास कैसे होगा। दूसरा, संसाधन सीमित मात्रा में, क्योंकि अगर हमने अंधाधुंध इनका प्रयोग करते रहे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी सारे तो अनवीनीकरण योग्य संसाधन ना, जिनको हम एक ही बार प्रयोग में ला सकते हैं। अगर पेट्रोलियम ख़त्म हो गया तो कैसे खींचेंगे ये गाड़ियों को? गधे के साथ या घोड़े के साथ? ऐसा होगा? हो सकता है ऐसा भी। तीसरा है संसाधन असमान रूप से वितरित है। अब संसाधन ये नहीं कि जल है तो वो सब जगह है, नवीनीकरण योग्य है, सब जगह नहीं है। कुछ जगह जल पे की बहुत कमी होती है, जैसे राजस्थान में। तो असीमित जो संसाधन नवीनीकरण योग्य है वो भी असमान रूप से वितरित है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो जहाँ कम है तो वहाँ तो संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चौथा है कि कुछ संसाधन अनवीनीकरण योग्य भी है, जो ख़त्म हो जाएंगे एक बार प्रयोग करते हैं, तो उनका भी संरक्षण करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय है कि क्यों हमें इन संसाधनों का, कुछ कारण है कि क्यों इनका संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद ये भी करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।